क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल फॉर व्हिच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर. One of these is at 100 degrees Celsius, while the other one is at 0 degrees Celsius. If two bodies are brought into contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is what? क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि दो बॉडी है, ओके, ये एक बॉडी है, ये एक दूसरा बॉडी है. एक का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, एक का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. क्या बोला है कि ये ऑब्जेक्ट जैसे दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट वैसे ही दिखाई देगा. बट यहाँ पर एक लाइन बोल दिया है कि कैपेसिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर. ये जो कैपेसिटी है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मान लो क्वेश्चन में ये सेंटेंस नहीं दिया होगा, मैं ऐसा एक क्वेश्चन बना लिया जहां पर कि ये सेंटेंस नहीं दिया होगा. बोला है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जो रॉड है, ये दोनों आइडेंटिकल रॉड है, एंड इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. इस पॉइंट का जो टेम्परेचर वो कितना होता, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता. सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका जो बिटवीन का टेम्परेचर क्या हो जाता, 15 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि ये दोनों रॉड क्या है, आइडेंटिकल है, तो इस रॉड से जितना लॉस होगा हीट, इस रॉड में भी उतना हीट लॉस होगा. आगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दे चुका है एज्यूमिंग नो हीट लॉस, एंड नो हीट गेन, इसलिए क्या हो जाता, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता. बट यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर ये बोल दिया है कि C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट मीन्स टेम्परेचर ज्यादा होगा तो C का वैल्यू ज्यादा होगा, टेम्परेचर लो होगा तो C का वैल्यू भी लो होगा. हमें यहाँ पता करना है कि नो हीट लॉस मीन्स, मान लो ये हमें ये कितना टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का कितना टेम्परेचर पता नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम बोल देते कि ये 50 डिग्री सेल्सियस होगा. बट यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया है स्पेसिफिक हीट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हमें ये पता नहीं कि ये कौन सा टेम्परेचर में आने वाला है. मैंने मान लिया कि इसका जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है ये x है, तो इसका जो इस एंड में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इस एंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बीच का जो टेम्परेचर है ये x. मुझे क्या पता करना है, नो हीट लॉस. तो हीट लॉस कितना होगा, m1. इस रॉड का मास मान लो m1, एंड इस रॉड का कैपेसिटेंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1, एंड इसका जो होगा डेल T1. सिमिलरली इस रॉड में क्या होगा, सिमिलरली इस रॉड में मैंने मान लिया कि इसका जो मास है m2, स्पेसिफिक हीट C2, एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल T2. नो हीट लॉस होगा तो m1 C1 डेल T1 दैट इक्वल टू m2 C2 डेल T2. मुझे बताओ ये दोनों जो रॉड है, ये दोनों का क्या आइडेंटिकल है, तो m1 m2 इक्वल होगा, जो कि कैंसिल हो गया. तो अब मुझे बताओ C1 C2 क्या होगा. ये देखो, ये जो पहला जो रॉड है, ये जो पहला रॉड है, इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस. ये जो दूसरा रॉड है, इसका जो टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. मैं बताया कि C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो C ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो C कम होगा. तो मैं ये बोल सकता हूं C1 ग्रेटर देन C2. तो मुझे क्या करना है,
मुझे ये करना है कि C1 del T1 इक्वल टू C2 del T2। मुझे ये पता चल गया कि C1 C2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, del T1 लेस देन del T2 होगा कि नहीं। del T1 का मतलब क्या है, 100 माइनस एक्स लेस देन एक्स माइनस 0। तो अब मुझे बताओ x का वैल्यू कितना होगा, x कितना होगा, ताकि 100 माइनस एक्स लेस देन एक्स माइनस 0 होगा। 50 डिग्री हो सकता है, नहीं 50 डिग्री हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा। लेस देन 50 डिग्री हो सकता है, ले लो एग्जांपल, मैंने मान लिया 40 डिग्री मान लिया, तो 100 माइनस 40 क्या हो गया 60, 40 माइनस 0 40, ये लेस देन नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा मोर देन 50। आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 50। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्या बोला है, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3T to 2T in 10 minutes and the room temperature is T, assume the Newton's law of cooling in applicable. The temperature of the body at the end of next 10 minutes will be। देखो न्यूटन ऑफ कूलिंग क्या है, डी रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T0। तो T1 क्या था, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, T0 क्या था, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इसको जब मैं कंपेयरिंग केस में और एक फॉर्मूला डाल सकता हूं, वो फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, क्या है कि लॉन T1 माइनस T0 बाई T2 माइनस T0 दैट इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनल उठने से क्या होता है, कांस्टेंट के एंड टाइम टी। T1 क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, T2 क्या है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर, जिस बॉडी में ये कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है उसका टेम्परेचर। T0 क्या है, T0 है सराउंडिंग टेम्परेचर, मींस एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। K क्या है, कांस्टेंट है। T क्या है, T है टाइम। इस ये लिखो, ये नोट करो, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नोट करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन को जाऊंगा। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो टेम्परेचर 3T था ये 2T में कन्वर्ट हो गया। इसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर था, कितना वक्त लगा इस प्रोसेस को, वक्त लगा 10 मिनट। इसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, इसका जो T0 है इस केस के लिए T है, सराउंडिंग टेम्परेचर T, रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, एटॉमिक टेम्परेचर सब T है। अब मुझे क्या पता करना है, ये अनदर 10 मिनट में, अनदर 10 मिनट में ये क्या होगा, अनदर 10 मिनट में सराउंडिंग टेम्परेचर T ही है, ये वाला टेम्परेचर कितना होगा। मैंने मान लिया कि इसका टेम्परेचर x हो गया, मैंने क्या मान लिया कि इसका टेम्परेचर x हो गया। अब देखो मुझे इस फॉर्मेट को देखकर क्या पुट करना है, फॉर्मूला पुट करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अच्छे से देखो, इस फॉर्मूला में फॉर्मूला हमारा क्या था,
फॉर्मूला ये था कि लॉन लॉन T1 माइनस T0 बाई T2 माइनस T0 दैट इक्वल टू K स्मॉल t। मुझे अब ये सिचुएशन में फॉर्मूला डालना है। क्या हो जाएगा? लॉन इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 3T था, 3T सराउंडिंग टेम्परेचर क्या? T बाई सेकेंड टेम्परेचर क्या है? 2T 2T माइनस T दैट इक्वल टू K इंटू स्मॉल t। कितना वक्त लगा है? 10 मिनट। तो 10 मिनट डाल दिया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 2T से क्या हो रहा है? x हो रहा है, तो ln 2T माइनस t बाई x माइनस t दैट इक्वल टू K इंटू 10। क्यों? टाइम दोनों के लिए 10 मिनट ही है कि नहीं? तो अब मुझे ये दो इक्वेशन से ये मिल सकता है कि अब ये जो दो इक्वेशन ने मुझे ये दे सकता है कि देखो, एज कंपेयर फ्रॉम दिस टू इक्वेशन मैं ये बोल सकता हूं कि ln 3t माइनस टी क्या हो जाएगा? 2t बाई 2t माइनस टी क्या हो जाएगा? t दैट इक्वल टू ln 2t माइनस टी क्या हो जाएगा यहाँ पर? t बाई x माइनस टी। देखो, ये इक्वेशन बराबर के 10k, ये इक्वेशन बराबर 10k, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा कि नहीं? वही मैंने बोल रहा हूँ, वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा? लॉन लॉन बोथ साइड कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2t बाई टी मीन्स 2 इक्वल टू t बाई एक्स माइनस टी। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2t दैट इक्वल टू t। हाँ कि नहीं? क्या गलत हुआ क्या? 2x माइनस, हाँ, देन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3t। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2t। हमारा आंसर ये। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कूलम न्यूटन्स लॉ का एक आंसर है, अनदर क्वेश्चन है। ओके, इसको अच्छे से करो। पहले उसको सजा लेना। कैसे सजाएंगे? क्या बोला है? ए बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री। 60 डिग्री टू 40 डिग्री कन्वर्ट होने के लिए कितना वक्त लगा? 7 मिनट। फिर आफ्टर 7 मिनट सेम टाइम दिया है, आफ्टर 7 मिनट ये 40 डिग्री से कितना बन जाएगा, जबकि ये पूरा सिस्टम का सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले इस स्टेट का इक्वेशन निकालेंगे, पहले देन इस स्टेट का इक्वेशन निकालेंगे, देन कंपेयर करेंगे। तो पहले इस स्टेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ln t1 माइनस टी नॉट बाई t2 माइनस टी नॉट दैट इक्वल टू k इंटू टी। ये न्यूटन्स कूलिंग का फॉर्मूला याद रख लो। तो अब डालो ln T1 क्या है? 60 है, 60 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है? 10 है, माइनस 10 बाय T2 क्या है? 40, 40 माइनस 10 दैट इक्वल टू K इंटू टाइम क्या है? स्मॉल t क्या है यहाँ पर? स्मॉल t 7 है, तो 7 डाल दिया। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ln, मुझे ये पता नहीं इसलिए मैंने x लिया हूं, तो 40 से क्या होगा? सराउंडिंग टेम्परेचर 10 है, बाई x माइनस 10 दैट इक्वल टू k इंटू 7। तो ये दोनों क्या है? बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैं ये लिख सकता हूं कि
लॉन 60 माइनस 10 क्या है? 60 माइनस 10 50 बाय 40 माइनस 10 क्या है? 30 दैट इक्वल टू लॉन 40 माइनस 10 30 बाय x माइनस 10। ये दोनों साइड का क्या लॉन लॉन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5/3 दैट इक्वल टू 30 बाई x माइनस 10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये मिटा दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से? 5 इंटू एक्स माइनस 10 दैट इक्वल टू 30 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 5x माइनस 50 दैट इक्वल टू 90, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 क्या होगा 140, तो x इक्वल टू 140 बाई 5, 5 टू 10 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो x का वैल्यू क्या आ गया 28 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एवरी क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, जितना भी समझना है समझ लो, कोई भी डाउट है तो पूछो बट चुपचाप मत रहो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस undergoes a process described by the equation PV to the power Q equal constant. The heat capacity of the gas during this process. ये सब आंसर जो लिखा हुआ है ये सब मैं जब मेडिकल प्रिपेयर हो रहा था ये सब मैंने किया था। ओके, मैं एक तुम्हें फंडा बोल रहा हूं, जब ऐसे दिया होगा PV to the power N इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे दिया है और पूछा है हीट कैपेसिटी, क्या पूछा है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा Cv प्लस R बाई 1 माइनस n। Cv क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, R क्या है पता है हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, n क्या है यहाँ पर जो n है वही n है, ये कैपिटल N मैंने ले लिया, PV टू द पावर n वो होता है n। अब मुझे बोलो यहाँ पर PVQ इक्वल टू कांस्टेंट है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मुझे क्या पता करना है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इक्वल टू Cv प्लस R बाई 1 माइनस n। अब मुझे बोलो मोनोएटॉमिक गैस में Cv कितना होता है, मोनोएटॉमिक गैस में Cv कितना होता है F/2R, Cv इक्वल टू क्या है F/2R, एंड मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3 होता है, तो Cv इक्वल टू 3/2R। तो आज गया Cv के जगह पर मैंने डाल दूंगा 3/2R प्लस R बाई 1 माइनस n के जगह पर क्या है 3, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लूं 3/2R माइनस R/2। अब देखो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम 3 माइनस 1 दैट इक्वल टू R, 3 माइनस 1 इंटू R, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2/2 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा R, आंसर क्या हो गया हमारा R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2. Linear expansion there. Length of brass and steel rod are L1 and L2 respectively. If L1, L2 and minus L1 is maintained same at all temperature, which one of the following relation hold goods? ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो मैंने मान लिया ये ब्रास ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया स्टील। ब्रास का जो लेंथ है मैंने ले लिया L1, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1, इसका मैंने ले लिया L2, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 2। और क्या बोला है कि L2 माइनस L1 कांस्टेंट फॉर होल टेम्परेचर। तो मैंने मान लिया पहले जो ब्रास का लेंथ ये था, स्टील का लेंथ ये था, इसको मैंने L1 ले लिया, इसको मैंने L2 ले लिया। मान लो ये ज्यादा था, मान लो ये इतना था, इनिशियल टेम्परेचर में ये इतना था। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ एंड ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर बढ़ाया, ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, ये भी थोड़ा इंक्रीज हुआ। ये तीनों टेम्परेचर में तीनों स्टेट है, बट टेम्परेचर के इंक्रीज पर ये तो एक्सपांड हुए, बट बोला क्या है कि इसका जो लेंथ इन दोनों का लेंथ जो एवरी टेम्परेचर में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैंने ले लिया ये रॉड एंड ये रॉड, इन दोनों का लेंथ सब्ट्रैक्ट किया, जितना वैल्यू आया। मैंने लिया ये रॉड, इन दोनों का लेंथ का सब्ट्रैक्ट किया, जितना वैल्यू आया। मैंने लिया ये रॉड, इन दोनों लेंथ को सब्ट्रैक्ट किया, उतना ही वैल्यू आया। ये बोल रहा है कि L2 माइनस L1 फॉर ऑल टेम्परेचर कांस्टेंट, सारे टेम्परेचर में एवरी कंडीशन में ये जो L2 माइनस L1 क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब यही है कि ये जो डेल L1 इक्वल टू डेल L2, ये दोनों सेम होता है। ओके, तो अब ब्रास का डेल L1 क्या होगा, अल्फा L1 डेल टी। सिमिलरली स्टील का डेल L2 क्या हो जाएगा, अल्फा 1, ओके, अल्फा 2 L2 डेल T2। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, अल्फा डेल L1 डेल L2 इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, अल्फा 1 L1 डेल T1 दैट इक्वल टू अल्फा 2 L2 डेल T2। दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए मैंने काट लिया। तो क्या हो गया, अल्फा 1 L1 दैट इक्वल टू अल्फा 2 L2। ऐसे इक्वेशन कौन सी ऑप्शन में है, यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ये अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए पीस ऑफ आइस, क्या ए पीस ऑफ आइस falls from a height h so that it melt completely. Only one quarter of heat produced is observed by the ice, and all energy of ice gets converted into heat during thaw. Find the value of height. तो क्या बोला है कि एक आइस को मैंने एक कुछ हाइट से नीचे गिराया, तो ये जो नीचे गिरते वक्त इसका कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgh है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ये पोटेंशियल एनर्जी उस आइस को कुछ हीट दिया, उस हाइट को कुछ हीट दिया, जिस हीट से वो मेल्ट होना हो, वो आइस ने क्या हो गया, मेल्ट हो गया।
और क्या बोला है कि 1/4 हीट दिया है, तो mgh का 4 भाग से 1 भाग ये हीट में कन्वर्ट हुआ, होकर ये क्या हो गया, आइस मेल्ट हो गया। तो आइस मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, mLF that equal to mgh/4 that equal to mLF। तो मास सेम है, मास गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू LF बाय व्हाट, G। 4 इंटू LF बाय G। अब वैल्यू डाल दो, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3.4 इंटू 10⁵ बाय G बाय 10। तो क्या हो जाएगा, 136,000, दैट मीन्स 136 किलोमीटर। ओके, नोट करो। क्या है, क्या दिया क्वेश्चन, एक ब्लैक बॉडी इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, the energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer, that is U1, the wavelength 500 nanometer is U2, the wavelength 1000 nanometer, that U3, Wein's constant is B equal to 2.88 into 10⁶. Which of the following is correct? हमें क्या दे दिया है कि तीनों वेवलेंथ दे चुका है, ये λ1, λ2, λ3। इसका जो रेट ऑफ एनर्जी है U1, इसका जो रेट ऑफ एनर्जी है U2, इसका जो रेट ऑफ एनर्जी है U3। तो हमें ये तीनों U के अंदर रिलेशन पूछा गया है, बट क्वेश्चन में एक टर्म दिया है, दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, और क्या बोल रहा है कि लैम्ब्डा m इंटू टी इक्वल टू बी। हम इसी से लैम्ब्डा m निकाल सकते हैं, क्यों, लैम्ब्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/t। b का वैल्यू पता है, t का वैल्यू दे चुका है, तो हमें लैम्ब्डा m मिल सकता है। तो लैम्ब्डा निकालो, लैम्ब्डा इक्वल टू b/t, b इक्वल टू क्या, 2.88 इंटू 10⁶ बाय 5760। ओके ओके, तो इसको मैं सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। एंड ये जो इसका जो यूनिट है नैनोमीटर है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। तो मेरा जो लैम्ब्डा m मिला, मैक्सिमम वेवलेंथ मिला, वो क्या है, 500 नैनोमीटर। तो इनमें से λ1 क्या दिया है, λ1 दिया है 250, λ2 दिया है क्या, 500, λ3 दिया है क्या, 1000। मुझे यहां पर मैक्सिमम क्या मिला, 500 नैनोमीटर। दैट मीन्स ये वाला जो वेवलेंथ है ये वाला मैक्सिमम है, दैट मीन्स U2 सबसे ज्यादा है। देखो हमें ये 3 कंडीशन दिया है, 3 वेवलेंथ का 3 कंडीशन दिया है, बट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें ये पता कर रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा। एंड मेरा जो मैक्सिमम वेवलेंथ चला आया जो कि 500 नैनोमीटर है, एंड मैं इससे
ये जो तीनों कंडीशन है इसको मैं कंपेयर करने वाला हूं। तो ये मुझे पता चल चुका है कि 500 नैनोमीटर ये जो मैक्सिमम का टेम्परेचर वाले मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन है। ओके, देन इसका क्या हो जाएगा, U2 सबसे ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स U2 ग्रेटर देन U1 एंड ग्रेटर देन U3। हमें U3 एंड U1 के अंदर रिलेशन नहीं निकालना है, हमें बस ये निकालना है कि U2 U1 एंड U3 से ज्यादा है या कम है। तो हमें ये इक्वेशन पता चल चुका। कैसे पता चला कि हमें लैम्बडा एम पहले निकाले। लैम्बडा एम क्या आया, 500 नैनोमीटर। इनमें से 500 नैनोमीटर किसका रेडिएशन में वेवलेंथ है, U2 का। तो लैम्बडा 2 इसका तो मैक्सिमम है, इसलिए क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 मैक्सिमम हो गया। लैम्बडा 2 मैक्सिमम हो जाएगा तो ये U1 से ज्यादा होगा एंड U3 से भी ज्यादा होगा। अब कौन सा इक्वेशन होगा, इक्वेशन ए होगा, U2 greater than U1, U2 greater than U1। okay, next question। अब देखो, the value of glycerin, the value of coefficient of volume expansion of glycerin that equal to 10 to the minus 4 K inverse Kelvin inverse। The fraction change in density of glycerin for a rise 40 degree Celsius in its temperature is। तो क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। क्या पूछा गया है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो मुझे बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम है। डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम है। ओके, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम है। तो मुझे ये पता है कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर T minus volume at 0 degree Celsius is equal to gamma V del T। ये मुझे पहले से ही पता है, del T कैपिटल T। हाँ नहीं, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T माइनस V एट वॉल्यूम एट 0 डिग्री टेम्परेचर दैट इक्वल टू गामा इंटू V इंटू del T। एंड मैं ये लिख सकता हूं VT माइनस V नॉट बाई V दैट इक्वल टू गामा del T। ओके, मुझे यही पूछा गया है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। यही तो है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। क्या है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, यही है भाई फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो गामा का तो वॉल्यूम दे, गामा का तो वैल्यू दे चुका है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। डेल टी का भी वैल्यू दे चुका है क्या, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं है। क्यों, ये राइज दिया गया है, ये इतना 40 डिग्री इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है 40 डिग्री, तो यहाँ पर डायरेक्ट 40 डिग्री डालना मुझे। तो 5 क्या हो जाएगा आंसर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 40। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन 3। ओके, जल्दी जल्दी नोट करो। क्वेश्चन के लिए डोंट वरी मत हो, आंसर को नोट करो, क्वेश्चन में भेज दूंगा पीडीएफ। ओके, नेक्स्ट। Two end of metallic rod maintained at temperature 100 degree Celsius and
110 degree Celsius. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the end are maintained at temperature 200 degree and 210 degree Celsius, then find the rate of heat flow will be. तो rate of heat flow का क्या है फॉर्मूला? That equal to rate of heat का जो फॉर्मूला है that equal to rate of heat means Q by time, heat per time, that is rate of heat, that equal to Ka. K क्या है? कंडक्टिविटी. ओके, A मीन्स एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी A इंटू एरिया, T1 माइनस T2 बाय लेंथ. ये हमारा पता है, ये फॉर्मूला पता है. हमारा जो कंडीशन आया, दो कंडीशन आया. क्या है? दो स्टेट है. पहला स्टेट क्या है? पहले का जो रेट ऑफ हीट है 4 है, ये 100 से 110 चेंज हो रहा है. दूसरा का जो कंडीशन है 200 है, 200 से 210 हो रहा है, बट इसका रेट ऑफ हीट पूछा गया है. दोनों का एरिया सेम है, दोनों का लेंथ सेम है. ओके, तो मैं इस कंडीशन से एक इक्वेशन बनाऊंगा, इस कंडीशन से एक इक्वेशन बनाऊंगा, उसके बाद देखूंगा क्या हो रहा है आगे. नहीं, इससे कंडीशन एक में क्या कंडीशन होगा? रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट क्या? 4, that equal to K into A by L, T1 minus T2, 110 minus 100. ये हो गया पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन क्या होगा? तो मुझे इसका पता नहीं, तो मैंने इसको क्या ले लिया? x ले लिया. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ka by L 210 माइनस 200. ये मेरा दूसरा इक्वेशन. ओके, ये जो दोनों इक्वेशन है, मैंने क्या कर लूंगा? एक इक्वेशन डिवाइड दो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट बाय सेकंड. तो फर्स्ट का क्या चलाएगा? के ए बाय एल, 110 माइनस 100 क्या है? 10. तो 4 इक्वल टू दिस बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए बाय एल, ये भी 10 हो जाएगा. 210 माइनस 200, 10. तो क्या हो गया? ये के एल, ये के एल सारे के सारे कैंसिल हो गया. तो क्या बचा? 4 बाई एक्स इक्वल टू 10 बाई 10. 10 बाई 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1. तो x इक्वल टू 4. आंसर क्या आएगा? x इक्वल, इसका भी रेट ऑफ हीट क्या होगा? 4 जूल पर सेकेंड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी नोट करो. देखो क्या बोला गया है. देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कितना बड़ा है? इतना बड़ा, बाप रे. ये क्वेश्चन को देखकर ही सारे बच्चे डर जाएंगे. तो इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, कौन सॉल्व करेगा? बहुत टाइम लगेगा, बहुत जल्दी होने वाला है. ये जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी होने वाला है. अच्छे से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझने के लिए ट्राई करो. पहले आंसर की तो बात दूर है. And observing light from the different stars, तीनों डिफरेंट स्टार है. एक P, दूसरा स्टार Q, तीसरा स्टार R. It found that intensity of violet color is maximum in spectrum P. तो ये जो P स्टार है, ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट एमिट कर रहा है. ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट एमिट कर रहा है, उसमें से वायोलेट कलर की स्पेक्ट्रम मींस वेवलेंथ, उसका जो जितना, ये एक स्टार है, स्टार क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं. तो
कौन सा स्टार कौन सा कलर दिखा देगा ये कैसे तय होता है कि जिस स्टार ने जिस स्पेक्ट्रम को जिस वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, जिसका जिस वेवलेंथ का जो इंटेंसिटी ज्यादा होगा वैसे कलर वो तारे दिखाई देंगे। देखो इजी सी बात मान लो, ये एक स्टार है एक्स, ये वायोलेट एमिट कर रहा है, रेड एमिट कर रहा है, ये वायोलेट, ये रेड एमिट कर रहा है, ये ग्रीन एमिट कर रहा है, ये येलो एमिट कर रहा है, ये क्या इंडिगो एमिट कर रहा है। तो इसका जो रेड का जो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो मुझे ये जो तारे तारा ने एक्स स्टार ने कैसे दिखाई देगा, रेड कलर की दिखाई देगा। सिमिलरली ये जो पी कलर का स्टार है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एमिट कर रहा है, इसमें से ज्यादा इंटेंसिटी किसका है, वायलेट का है। ओके, ज्यादा इंटेंसिटी किसका है, वायलेट का है। Similarly, Q star ने the intensity of green color is maximum in the spectrum R and the R का क्या हो जाएगा, ये जो वेवलेंथ है इसका कौन सी कलर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्यू का क्या हो गया, ग्रीन कलर। सिमिलरली एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, रुको। ये जो क्यू है, क्यू का रेड कलर दिया है। ओके, क्यू का क्या दिया है, रेड कलर दिया गया है। तो आर वाला जो है वो क्या होगा, ग्रीन कलर देता है। आर वाला क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। ओके, तो मुझे ये डिफाइन करना है कि ये तीनों का जो टेम्परेचर है टी पी टी क्यू टी आर, देन ये जो टेम्परेचर का जो रिलेशन है मुझे पता करना है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ is inversely proportional to temperature, maximum wavelength is inversely proportional to temperature। मुझे इसमें क्या पता है कि ये वायलेट है, लैम्बडा पी क्या है, वायलेट है, लैम्बडा क्यू क्या है, रेड है, लैम्बडा ऑफ आर क्या है, ग्रीन है। तो मुझे पहले ये तय करना है कि लैम्बडा पी, लैम्बडा क्यू, लैम्बडा आर, इसमें से किसका मैक्सिमम है, किसका इंटेंसिटी ज्यादा है। ये कौन सा लाइट दे रहा है, ये दे रहा है वायलेट। ये कौन सा लाइट दे रहा है, ये दे रहा है रेड। ये कौन सा लाइट दे रहा है, ये दे रहा है ग्रीन। तो मुझे पता है भी ज्यादा वेवलेंथ कैसे हो रहा है, ये यहाँ इस तरह वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो रेड का जो वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसमें से रेड क्या है, लैम्बडा क्यू, तो लैम्बडा क्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। लैम्बडा क्यू हो जाए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आएंगे क्या, पहले सबसे ज्यादा तो रेड है, उसके थोड़ा कम ऑरेंज, उसके थोड़ा कम येलो, उससे थोड़ा कम ग्रीन। तो इसके पीछे क्या आ जाएगा, ग्रीन। ग्रीन किसका है, लैम्बडा आर। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायोलेट। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, वायोलेट किसका, लैम्बडा पी। एंड मुझे पता है कि लैम्बडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो जिसका लैम्बडा जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना कम होगा। तो मैंने मान लिया इसका टेम्परेचर टी क्यू, इसका टेम्परेचर टी आर, इसका टेम्परेचर टी पी। तो ये जो सिंबल ऐसे है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, पलट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर दिया है, देखो कौन सा ऑप्शन में ये है, टीपी। टीपी कहाँ से ज्यादा है, टीपी, देन हाँ इक्वेशन ऑप्शन नंबर 3, टीपी सबसे बड़ा है, उससे कम थोड़ा टी आर है,
बहुत कम है क्या, PQ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो अच्छे से देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझना काफी है। समझ लो, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, क्या बोला है, steam at 100 degree Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degree Celsius। ये एक स्टीम है, स्टीम, हाँ, ये एक स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। ये कहां से पास हुआ, कि एक वाटर है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री क्या सेल्सियस है, एंड इसका जो मास है 20 ग्राम। पास होते पर ये जो 100 डिग्री का जो स्टीम कैसे कहा कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 80 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्या स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस था, उसको मैंने 20 ग्राम की वाटर जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था वहां पर पास करवाने से ये क्या हो गया, 80 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो 100 डिग्री स्टीम वाटर 8 डिग्री में कन्वर्ट हुआ, वो कहां से हीट लिया, यहां से हीट लिया। कहां से हीट लेगा, तो मुझे ये पता करना है कि ये जो हीट दे रहा है, ये जो 20 ग्राम वाला वाटर 10 डिग्री से 8 डिग्री कन्वर्ट हो रहा है, तो जितना हीट मिलेगा वो कितना स्टीम को, कितना स्टीम को 100 डिग्री से 8 डिग्री तक कन्वर्ट कर पाएगा, मुझे ये देखना है। आगे बात समझ में, देखो स्टीम था 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर था 10 डिग्री सेल्सियस, जब मैंने दोनों को मिला दिया वो क्या हो गए, 8 डिग्री सेल्सियस। इसका मास था 820 ग्राम। ये क्या है, स्टीम है, वाटर नहीं, स्टीम है। तो इसका मास कितना होगा मुझे ये पता करना है। समझ में आया, ये क्या पूछा है, मास ऑफ द वाटर तो पूछा है। ओके, तो अब देखो ये जो 10 डिग्री से 80 डिग्री कन्वर्ट हुआ क्या हो जाएगा, एम एस डेल टी। एम क्या, एम 20 ग्राम, एस क्या वाटर का 1, डेल टी क्या 80 माइनस 10 दैट इक्वल टू 70। दिस इक्वल टू, ये क्या होगा, 100 डिग्री से 80 डिग्री। तो स्टीम जो 100 डिग्री से 80 डिग्री कन्वर्ट होगा, पहले क्या, स्टीम 100 डिग्री से वाटर 100 डिग्री होगा, उसके बाद वाटर 100 डिग्री से 80 डिग्री होगा। तो पहले क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होने के लिए क्या, एम एल भी प्लस एम एस डेल थीटा। एम एल भी क्या है, मुझे इसका मास पता नहीं तो मैंने इसको एम ही ले लिया, एम इंटू 540 प्लस एम इंटू एस क्या है 1 है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री से 80 डिग्री कन्वर्ट हो गया 20 है। तो 20m plus 540m that equal to 560m that equal to 7 into 2 1400। तो m equal to क्या हो जाएगा, m equal to 1400 by 560 that equal to क्या 2.5 ग्राम। तो ये जो स्टीम कितना क्वांटिटी में 8 डिग्री में कन्वर्ट हुआ, 2.5 ग्राम की स्टीम कन्वर्ट हुआ वाटर में। तो पहले कितना वाटर था, पहले 20 डिग्री वाटर था, 20 ग्राम वाटर था, फिर कितना वाटर कन्वर्ट हुआ 2.5, तो टोटल वाटर क्या हो गया 22.5 ग्राम, तुम्हारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A piece of iron is heated in a flame. It fast heated means क्या, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ. It fast becomes dull red. पहले क्या हुआ, dull red हुआ, उसके बाद क्या हो गया, येलो हो गया, उसके बाद क्या हो गया, व्हाइट हो गया. तो रेड में क्या होता है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है कि नहीं. तो ये कौन सा ऑपरेशन में पॉसिबल हो रहा है, सॉरी सॉरी, ये रेड, लाइट रेड, ओके, ये येलो रेड मींस हेवी रेड. तो पहले ये वेवलेंथ था, ये जो रेड का जो वेवलेंथ यहाँ इससे ज्यादा होगा, एंड व्हाइट फिर से वेवलेंथ इंक्रीज हो गया है कि नहीं. तो देखो, ये बात सुनो कि कौन सा ऑपरेशन है, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जहां पर टेम्परेचर एंड वेवलेंथ की रिलेशन दिखाई दे रहा है. कहां से, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में. तो आंसर क्या हो जाएगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. क्या हो जाएगा आंसर, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ.